हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिया त्यागेंड। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गोज लॉ की एमसीक्यू प्रिपरेशन करने वाले हैं एंड इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आपकी इस टॉपिक की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। एंड इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। आई कैन गारंटी यू कि आज के बाद इस टॉपिक के जो एमसीक्यूज हैं, जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, वो आप ईजिली कर सकते हो। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टाइप ऑफ एमसीक्यूज क्रिएट हुए हैं आज तक बोर्ड एग्जाम में, उनके सिर्फ 5 पैटर्न हैं एंड वो सारे पैटर्न मैंने लिख रखे हैं। क्लियर है? तो देखो, नंबर 1 पैटर्न, यानी कि आपका क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपको एक क्लोज सरफेस गिवन हो लेकिन उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं होगा। क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया गया होगा कि उस क्लोज सरफेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई होगी बट चार्ज के बारे में कोई डिस्कशन उस क्वेश्चन के अंदर नहीं किया गया होगा और आपको पूछा होगा फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दैट सरफेस। एंड ऐसे केस में आपको हमेशा याद रखना है जो फ्लक्स की वैल्यू आती है दैट इज ऑलवेज जीरो। अब जीरो क्यों आती है? क्योंकि हमें पता है गोज लॉ से हम फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं। वो होता है फाई, आपको अगर दिख रहा हो, फाई इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड अगर क्वेश्चन के अंदर उस सरफेस में कितना चार्ज है वो दे ही नहीं रखा, दैट मीन उसकी वैल्यू जीरो है, क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और जब इसमें जीरो पुट करेंगे तो जीरो बाय समथिंग जीरो, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू उस केस में जीरो हो जाएगी। तो आपको जो आंसर डायरेक्टली मार्क करना है वो जीरो करना है। याद क्या रखना है कि जब भी क्लोज सरफेस गिवन होगा और उसमें किसी भी चार्ज की बात नहीं की गई होगी तो उस फ्लक्स के लिए वैल्यू आपको जीरो मार्क करके आनी है। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। एक ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि एक सिलेंडर है जिसके लिए रेडियस एंड लेंथ दे रखी है एंड ये जो सिलेंडर है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सिलेंडर की एक्सिस की पैरेलल है। आपको पूछा है फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। अब आप इसमें देख सकते हो कि सिलेंडर के बारे में उसकी रेडियस, लेंथ एंड उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सब चीज़ें बता रखी हैं बट चार्ज कहीं भी नहीं बताया कि इसमें चार्ज कितना रखा हुआ है इसके अंदर। एंड आपको पूछा है फ्लक्स निकालना है, तो इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली आंसर आपको मार्क करना है जीरो। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सिमिलरली जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बोल रहा है एक क्यूब है, उन सभी क्यूब की सारी साइड्स की लेंथ L दे रखी है एंड इस क्यूब को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। आपको पूछा गया है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस क्यूब का। तो जब इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स आपका होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दैट मीन इसका आंसर भी क्या होगा? जीरो। अब मैं आपको पहले बता देती हूँ, जैसे कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आ सकता है कि आपके पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स जीरो कैसे हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें कैसे पॉसिबल है? बट ये एक्चुअली पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके पास जैसे कोई सरफेस है, मान लो एक गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए फ्लक्स तो हो गया हमारा जीरो। बट हो सकता है इस गॉसियन सरफेस के आउटर सरफेस पर कुछ चार्ज इसमें प्रेजेंट हो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही हो या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही हो। ओवरऑल मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तभी भी उसका फ्लक्स जीरो हो सकता है। ठीक है? से जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उसका टाइप 1 आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी क्लोज सरफेस गिवन हो उसके अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता हो तो उस केस में फ्लक्स आपका हमेशा जीरो मार्क होने वाला है। क्लियर है? अब दूसरा टाइप हो सकता है कि क्लोज सरफेस गिवन है एंड उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज प्लेस्ड हो तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लक्स निकालो। ठीक है? पहले चार्ज नहीं था तब फ्लक्स पूछा था तो इसलिए वो जीरो हो गया था। इस बार चार्ज है तो इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, वो जीरो नहीं होगा। वो हमें फाइंड करना है। देखते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बोल रहा है कि आपका जो चार्ज है उसको एक क्यूब के सेंटर पे रखा है हमने और इस क्यूब की साइड दे रखी है ए, सारी साइड जो है ए साइज की है। ठीक है? आपको पूछा है इस क्यूब के एक फेस पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका आएगा। तो हमें क्या पता है कि किसी भी सरफेस का टोटल फ्लक्स हम कैसे निकाल सकते हैं। गोज लॉ से हमें पता है कि टोटल फ्लक्स निकालने के लिए टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड दैट सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स फॉर दैट क्यूब क्या होगी कि क्यूब के अंदर टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो चार्ज सिर्फ एक ही प्रेजेंट है उसमें, दैट इज क्यू। तो टोटल चार्ज हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड ये जो क्यूब का फ्लक्स है वो 6 सरफेसेस के लिए है, तो 6 के लिए 6 फेसेस के लिए। ठीक है? अगर 1 फेस के लिए निकालेंगे ये फ्लक्स तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, दैट मीन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? एक ये क्वेश्चन है, ये एक ओपन एंड सिलेंड्रिकल वेसल के सेंटर पे हमने एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो अब हमें इस वेसल के सरफेस पर कितना टोटल फ्लक्स होगा वो फाइंड करना है। तो देखते हैं। तो इस केस में ना आपके पास एक ओपन एंड सिलेंड्रिकल वेसल है, मतलब आपका सिलेंडर है बट वो आधा है। ठीक है? तो जैसे ये मैंने आधा सिलेंडर बना लिया
एंड इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है। अब देखो ये ओपन एंड है, किसी भी जब भी हम फ्लक्स निकालते हैं गोज लॉ की हेल्प से तो हमेशा हमारा जो सरफेस है वो क्लोज्ड होना चाहिए, लेकिन ये तो ओपन है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर गोज लॉ हमें अप्लाई करना है तो उस केस में हमें इसे पहले क्लोज करना पड़ेगा, और उसके लिए हम इमेजिनरी लाइन लगाकर इसको क्लोज कर देंगे। क्लियर है? अब आप देख पा रहे हैं जो चार्ज है ये सेंटर पे आपकी जब भी आपकी सरफेस में एक सिमिट्री दिखने लगे, चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट हो एंड ओपन सरफेस तो ये है ही, तो उस केस में जो चार्ज होता है ना उसको हम हाफ कर देते हैं, तो ये Q/2 हो गया इस बार। एंड फाई फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं, Q/ε0, तो Q की जगह लिख देंगे Q/2 यानी Q/2ε0, तो ये हो जाएगी आपकी फाई की वैल्यू। तो इस केस में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब तक हम 2 टाइप ऑफ एमसीक्यूज कर चुके हैं एंड टोटल 4 एमसीक्यूज सोल्व कर लिए हैं। अभी हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, जिसमें क्या होगा, आपके पास चार्ज की अमाउंट गिवन होगी और आपको फ्लक्स फाइंड करना है। मीन्स एक क्वांटिटी गिवन होगी आपको चार्ज की। देखते हैं कैसे। तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि इसमें पूछा है फ्लक्स फाइंड करना है फॉर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो हम उसको एयर में डालते हैं। ठीक है, तो देखो चार्ज की क्वांटिटी दे रखी है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि Q की वैल्यू है 1 +1। तो आपको पूछा है एंड आपको फ्लक्स बताना है इस +1 के लिए कितना फ्लक्स होगा। तो देखो जब हम फाई निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं, तो वो होता है Q इनक्लोज बाय ε0 एंड Q की वैल्यू इस बार हमें क्या दे रखी है 1, तो 1/ε0 यानी कि इसे ऊपर ले जा सकते हैं ε0 इनवर्स, दैट इज योर टोटल फ्लक्स। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ टाइप डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोज लॉ से जितने भी फॉर्मूले होते हैं उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड एंड गोज लॉ का इवन फॉर्मूला, उन पे बेस्ड भी आपके एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अब सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए सारे के सारे जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस की तो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ आप इन्हें याद कैसे रखोगे। गोज लॉ की सभी एप्लीकेशंस के फॉर्मूले याद रखने के लिए ना आपको बस एक चीज़ सबसे पहले याद रखनी है, जैसे E इंटीग्रेशन ऑफ ds ओवर दैट क्लोज सरफेस होता है गोज लॉ के अकॉर्डिंग एंड इक्वल्स टू Q इनसाइड बाय ε0, है ना। तो यहाँ ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ds का इंटीग्रेशन करते हैं ओवर दैट क्लोज सरफेस, तो यहाँ से हमें उस सरफेस का, उस गॉसियन सरफेस का हमें एरिया मिलता है। तो यहाँ एरिया जो है E के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी कि Q/A इंटू ε0। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको मेन फॉर्मूला पता चल चुका है। हर एक एप्लीकेशन के लिए ना उसका जो भी गॉसियन सरफेस बनेगा उस सरफेस के एरिया क्या होगा एंड उस सरफेस के अंदर चार्ज कितना इंक्लोज होगा, ये याद रखना है। बाकी इसमें पुट करो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? तो और इनको याद रखना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। कैसे? जैसे गोज लॉ की टोटल 4 एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग थिन शीट, इंसुलेटिंग और कंडक्टिंग दोनों टाइप की। एक होता है स्फेरिकल शेल वाला। और इन सभी एप्लीकेशन के लिए ना सरफेस एरिया और चार्ज इनक्लोज याद रखना बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं बताती हूँ कैसे, क्योंकि आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, स्ट्रेट वायर के केस में गॉसियन सरफेस आपका सिलेंडर बनता है, ऐसे ही थिन शीट के केस में भी आपका सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है इन दोनों में? डिफरेंस तब आता है कि जब स्ट्रेट वायर जो होती है ना उसमें सिर्फ कर्व सरफेस की वजह से फ्लक्स मिलेगा आपको, और बाकी जो सर्कुलर एंड्स होंगे स्ट्रेट वायर के केस में वो दोनों 0 हो जाएगी उनकी वैल्यू, क्योंकि वहाँ पर थीटा 90 डिग्री बनता था, अगर आपको याद हो तो। ऐसे ही जब हम थिन शीट की बात करते हैं ना, तो इसमें जो फ्लक्स बनेगा वो 2 सर्कुलर एंड्स की वजह से बनेगा, और जो बीच का कर्व सरफेस होगा उसकी वजह से फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो देखो अब याद कैसे रखोगे आप, सरफेस एरिया ऑफ कर्व, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो होता है 2πRL। देखो थिन शीट में भी ना 2 चीज़ें हैं, एक कंडक्टिंग एक नॉन कंडक्टिंग। जो नॉन कंडक्टिंग की बात करते हैं तो उसमें दोनों साइड शीट के दोनों साइड होते हैं चार्ज, तो इसलिए उसका एरिया 2A हो जाएगा। और जब हम कंडक्टिंग की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एरिया एक साइड होता है, मीन्स उसमें चार्ज एक साइड होता है, इसलिए एरिया सिंपल A होगा, 2A नहीं होगा इस बार। और चार्ज इनक्लोज आप कैसे याद रखोगे? देखो जो हमारी स्ट्रेट वायर है वो 1 डायमेंशन वाली है एंड इनफाइनाइट है तो 1 डायमेंशन के केस में डेंसिटी कैसे निकालोगे, उस पर कितने चार्ज है वो निकालोगे लैम्डा की हेल्प से, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी की हेल्प से। दैट मीन वो हो जाएगी λL। आप सिंपल भी याद रख सकते हो, चार्ज इनक्लोज λL फॉर स्ट्रेट वायर एंड फॉर थिन शीट सिग्मा ए। स्फेरिकल शेल की जब हम बात करते हैं तो एरिया आता है 4πr², चार्ज इनक्लोज होता है कैपिटल Q। और जब हम इनको पूरा सोल्व करते हैं, या फिर आप इवन इसमें भी जब आप रखोगे इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू ये एंड ये आएगी, दिस इज़ फॉर आउटसाइड, दिस इज़ फॉर इनसाइड। तो आपको ये एग्जैक्टली याद रखना है। जब आपको याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन सोल्व करने में ईजी होगी।
वाले में क्वेश्चन पूछा है अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज प्रोपोर्शनल टू, ये जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है इन केस ऑफ इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर? आंसर इज 1/r। अगर आपने फॉर्मूले लर्न करे होंगे तो आप बता पाओगे, वरना नहीं बता पाओगे। तो इसलिए मैं बोल रही थी याद रखने बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है? तो आप ये याद रख लेना। बाय द वे इसका आंसर है डी। अभी तो इस टॉपिक में यही क्वेश्चन दिया गया है, बट इसी टाइप के और एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड। तो आपको वो फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, फिंगर टिप्स पर होने चाहिए आपकी। क्लियर है? एक लास्ट 5th टाइप का पैटर्न ये बनता है कि जितनी भी यूनिट्स हैं एंड डायमेंशन फॉर्मूला है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गोज लॉ, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है? जैसे मैं अभी करा देती हूँ। यूनिट पढ़ने से पहले ना आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए। फॉर्मूले करवा देती हूँ। देखो, जैसे एक होता है F इक्वल्स टू QE, फाई इक्वल्स टू EDS दैट इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गोस थ्योरम। एक होता है W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V दैट इज इक्वल्स टू W बाय Q। ये वो फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है? आप देखो एक एक करके इन सभी की यूनिट निकाल लेते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है? यहीं लिख दूँ? चलो ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। क्यू की क्या होती है? चार्ज। याद रखना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F बाई क्यू, दैट मीन फोर्स बाय चार्ज, कुलाम, यानी कि न्यूटन कुलाम इनवर्स। अब EDS की निकाले तो EDS, E की क्या निकली है? न्यूटन कुलाम इनवर्स। एंड DS की क्या होती है? मीटर स्क्वायर, ठीक है? अब देखो ये जो न्यूटन एंड मीटर है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि मीटर, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। तो यहाँ पे हो जाएगी, और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। तो यानी न्यूटन और एक ही मीटर, ये बन जाएगा जूल। जूल इनटू मीटर बाय C, कुलाम लिख सकते हैं ना हम। अब देखो जूल यानी कि वर्क और कुलाम यानी कि चार्ज, तो इसको हम पूरे को क्या लिख सकते हैं? वोल्ट लिख सकते हैं। तो ये वोल्ट मीटर, ये किसकी यूनिट हो गई? EDS। और EDS क्या होता है अल्टीमेटली? फाई। तो फाई की यूनिट हो गई ये। समझ में आ गया बात? ये सबसे पहले ये 4 फॉर्मूले लर्न कर लो। F इक्वल्स टू QE, फाई इक्वल्स टू EDS और Q बाय एप्सिलॉन नॉट, W इक्वल्स टू F डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल्स टू F डॉट D फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड V यानी पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। अब इन सब की एक एक करके निकाल लेते हैं। फोर्स की होती है न्यूटन, Q होता है कुलाम, E की वैल्यू क्या आएगी? फोर्स बाय चार्ज, यानी फोर्स की होती है न्यूटन पर कुलाम। रिपीट करके सारी चीज़ चेक कर लेना, खुद से लिख के जरूर देखना ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए, ठीक है? जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की SI यूनिट क्या होती है? मैंने अभी निकाल के दिखाई, दैट इज वोल्ट मीटर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और कोई यूनिट भी होती तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने थे एंड उसी से ही आप निकाल सकते हो। तो पहले ये फॉर्मूले फिंगर टिप्स पे करने होंगे आपको, तभी आप क्विकली कर पाओगे ये MCQs। 5 पैटर्न के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये 5 पैटर्न भी समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। अब 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं जिसमें थोड़ा लॉजिक यूज़ होने वाला है, उसमें कोई कैलकुलेशन या कुछ भी नहीं है, उन्हें और देख लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बोल रहा है कि किसी भी सरफेस के लिए जो गोज लॉ है उसकी ये दे रखी है E डॉट DS की वैल्यू 0। तो इस चीज़ को देखते हुए हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ऑप्शन A, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरी 0 ऑन द सरफेस, या फिर E इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0, या फिर फ्लक्स इज ओनली गोइंग आउट ऑफ द सरफेस। तो आप देखो हमें पता है फाई इक्वल्स टू होता है EDS, E डॉट DS इंटीग्रेशन। अब EDS एज इट इज़ है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, एंड फाई की जगह पर 0 है, दैट मीन ये फ्लक्स हमारा 0 है। तो इसीलिए टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें बोला है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डाइपोल वो होता है जिसमें एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, उन दोनों को सेपरेट करके रखते हैं विद सम डिस्टेंस, ठीक है? तो आपको एक डाइपोल है जिसको हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा हुआ है स्फीयर के अंदर, और ये जो स्फीयर है उसको वाटर से फिल कर रखा है। अब बताना है इस सिचुएशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जितनी भी स्टेटमेंट है दे आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पूछा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कमिंग टुवर्ड्स सरफेस, कमिंग आउट ऑफ स्फीयर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग इनटू स्फीयर एंड लीविंग द स्फीयर आर सेम, या फिर वाटर डज नॉट परमिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू एंटर इनटू स्फीयर। तो आपको पता है कि जो हमारा डाइपोल होता है उसमें एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव चार्ज होता है, +Q एंड -Q, और उनका एक डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। तो इसको जब हमने एक किसी स्फीयर के अंदर रखा है, तो देखो इसमें टोटल चार्ज हमें निकालना है, बेसिकली फ्लक्स निकालना है। तो टोटल चार्ज इनक्लोज कितना है इस स्फीयर के अंदर? +Q एंड -Q, टोटल हो गया 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि
आंसर इज 0। फ्लक्स यानी कि फ्लक्स उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग इनटू स्फीयर एंड लीविंग द स्फीयर आर सेम, तभी इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। इन केस आपका कहीं डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं वो चीज़ ज़रूर इंप्रूव कर लूँगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।